हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एससी एजुकेटर्स। और आज हम लोग करने वाले हैं मनी, मतलब पैसा। पैसा क्या होता है वो समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन पैसा इंट्रोड्यूस हुआ उसके पहले हम लोग एक अलग सिस्टम से एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते थे। दैट वाज नोन एज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, अगर मुझे कोई एक गुड खरीदना है तो उसके बदले में मैं आपको दूसरा गुड दूंगा, या तो फिर अगर मैंने कोई सर्विस ली है आपसे तो उसके बदले में हम आपको कोई और सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि एक गुड दूसरे गुड के बदले में एक्सचेंज किया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन प्लेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस सिस्टम वाज नोन एज बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम के टोटल 4 प्रॉब्लम्स थे। सबसे पहला था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब होता है कि इफ़ मुझे टमाटर बेचने हैं, ठीक है, तो मैं टमाटर आपको तभी बेच पाऊंगा जब आपको टमाटर खरीदने होंगे, और आप मेरे से टमाटर तभी खरीद पाओगे जब मुझे जो चाहिए वो चीज़ आपके पास होगी। अगर दोनों की डिमांड फुलफिल नहीं होती है, दैट इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब कि पैसा मैं जब तक चाहूँ तब तक स्टोर करके रख सकता हूँ। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक चाहूँ तब तक स्टोर करके रख सकता हूँ। लेकिन बार्टर सिस्टम के टाइम पे हमारे पास मनी नहीं था। हम लोग क्या एक्सचेंज करते थे, गुड्स एंड सर्विसेज के सामने गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते थे। तो वो जो पर्टिकुलर एक कमोडिटी या फिर एक गुड की बात करूँ, उसका एक लाइफ स्पैन होता है। टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता चला ले सकते हैं, 10 दिन चला सकते हैं, उसके बाद बिगड़ जाएगा। तो मैं उसको स्टोर करके नहीं रख सकता, ना ही मैं मेरी वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन मनी इंट्रोड्यूस होने के बाद हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया था। अब मैं मनी को स्टोर भी कर सकता हूँ और मेरी वेल्थ भी क्रिएट की जा सकती है। थर्ड प्रॉब्लम इज मेजर ऑफ वैल्यू। ये पेन मेरे लिए 10 रुपये का, आपके लिए 10 रुपये का, सबके लिए 10 रुपये का है। क्यों? क्योंकि मैं इसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर रहा हूँ। लेकिन पहले क्या होता था, अगर मुझे ये पेन चाहिए तो उसके सामने कोई 3 किलो टमाटर देगा, कोई 5 किलो टमाटर देगा, कोई 1 किलो टमाटर देगा। तो हर कोई अलग अलग वैल्यू में मुझे ये पेन बेच रहा है, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं थी। लेकिन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मनी मैं इस चीज़ को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकता हूँ। तो हमारा तीसरा प्रॉब्लम वॉज लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। द लास्ट वन इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। नाउ डिफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स। क्या मतलब होता है? फ्यूचर पेमेंट्स। मतलब जो भी हम लोग आज लोन लेते हैं, ईएमआई पे कुछ भी हम लोग खरीद लेते हैं, आईफोन खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, घर खरीद लिया, तो पहले क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे घर खरीदा तो मैं उस घर के बदले में हर महीने आपको 5 किलो टमाटर देता जाऊंगा। अब वो 5 किलो टमाटर कभी छोटे होंगे, कभी बड़े होंगे, कभी क्वालिटी अच्छी होगी, कभी क्वालिटी ख़राब होगी, उसमें से कुछ ख़राब निकले, कभी कभार ज़्यादा ही अच्छे निकल गए। तो उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हर बार वेरी होगा। लेकिन मनी इंट्रोड्यूस होने के बाद मैं उसी चीज़ को आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट दे पाऊंगा। दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, मतलब कि फ्यूचर पेमेंट्स। तो मैं मनी इंट्रोड्यूस होने के बाद ईजीली आपको सेम अमाउंट, सेम मेजरमेंट में सारी चीज़ें दे सकता हूँ या फिर खरीद सकता हूँ। नाउ मनी क्या हो गया बेटा? मनी मतलब कि एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज़ जिससे आप एक चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हो, दैट इज नोन एज मनी। और क्या हो सकता है? मेजर ऑफ वैल्यू। मैं कोई भी चीज़ को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकता हूँ, दैट इज मेजर ऑफ वैल्यू। मैं मनी को स्टोर करके रख सकता हूँ, मेरी वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। मतलब कि जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स थे, ये सारी चीज़ों को सॉल्व किसने किया? मनी ने। तो मनी की डेफिनेशन में यही 4 चीज़ें आ जाएगी। दैट इज, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
measure of value, store of value and at the same time acts as standard of deferred payments. अगला होता है मनी सप्लाई. मनी सप्लाई मतलब क्या? मनी सप्लाई मतलब हमारे इकोनॉमी में जितना भी पैसा घूम रहा है दैट इज नोन एज मनी सप्लाई. अब फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ दो ही सेक्टर्स हैं, दैट आर हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स. तो हमारे इकोनॉमी में हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स के पास जितना भी वॉल्यूम ऑफ मनी है दैट इज नोन एज मनी सप्लाई. It refers to the total volume of money held by the public at a particular point of time. अब if it is measured at a particular point of time, that is known as stock concept. So it is also a stock concept. It includes money held by public only. इसके अंदर ना तो गवर्नमेंट आएगा और ना ही फॉरेन सेक्टर आएगा. इन दोनों के पास जितना भी मनी सप्लाई है वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते. इट इंक्लूड्स ओनली मनी हेल्ड बाय पब्लिक, दैट इज हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. मतलब कि हमारे इकोनॉमी में जितना भी मनी सप्लाई, मनी जितना भी सर्कुलेट हो रहा है उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट चाहिए. वो कौन मेजर करेगा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज सेंट्रल बैंक. तो सेंट्रल बैंक ने टोटल 4 मेजर्स निकाले थे मनी सप्लाई को मेजर करने के. द फर्स्ट वन इज M1, करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ RBI. करेंसी विथ पब्लिक जो हमने अभी अभी पढ़ा, मनी सप्लाई, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज मनी सप्लाई. तो वो करेंसी जो भी जितना भी मनी सप्लाई पब्लिक के पास है वो सारा इसमें आ जाएगा. डिमांड डिपॉजिट्स विथ RBI. नाउ व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स? डिमांड डिपॉजिट्स मतलब कि वो डिपॉजिट्स जो आप अपनी डिमांड पे विड्रॉ कर सकते हो. जब आपको चाहिए तब आप वो डिपॉजिट्स विड्रॉ कर सकते हो. टोटल 3 टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही डिपॉजिट्स डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं. एक होता है करंट डिमांड डिपॉजिट्स, एक होता है सेविंग डिमांड डिपॉजिट्स और एक होता है नेट टाइम डिपॉजिट्स. करंट डिमांड डिपॉजिट मतलब कि ये बेसिकली बिजनेस के पास होता है, जिनका करंट अकाउंट होता है. वो जब चाहे जितना चाहे उतना पैसा विड्रॉ कर सकता है उनकी डिमांड पे. दूसरा होता है सेविंग डिमांड डिपॉजिट्स, जो जनरली जितने भी लोग जॉब कर रहे होते हैं या फिर जिनका भी सेविंग अकाउंट होता है उनके पास रहता है. वो लोग भी जितना भी पैसा जब चाहे तब अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं बाय गिविंग अ चेक. तीसरा होता है नेट टाइम डिपॉजिट्स. नेट टाइम डिपॉजिट्स इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड डिपॉजिट्स, FD. सबको पता ही होगा FD क्या होता है. FD आप जब चाहे तब क्या बोलते हैं विड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए हम FD को डिमांड डिपॉजिट्स में काउंट नहीं करेंगे. डिमांड डिपॉजिट्स आर ओनली ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स. अदर डिपॉजिट्स विथ RBI. अदर डिपॉजिट्स विथ RBI में क्या क्या आ जाएगा? अपार्ट फ्रॉम जनरल पब्लिक जितने भी डिपॉजिट्स, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स जितने भी है, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, अगर उनके कुछ भी डिपॉजिट्स RBI के पास है, हमारी गवर्नमेंट के पास है, देन दैट आर काउंटेड अंडर अदर डिपॉजिट्स विथ RBI. दूसरा हो जाता है M2. M2 के अंदर हमारे M1 के तीनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. ये ध्यान से सुनना, सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. अब हमारी गवर्नमेंट भी एक बैंक चलाती है नोन एज पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. ये जनरली पोस्ट ऑफिस के थ्रू काम करते हैं. अब अगर आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट खुला है दैट इज नोन एज पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. इनके थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस कमर्शियल बैंक से स्लाइटली डिफरेंट होते हैं पर काम उनका सेम है. इस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आप जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर. द थर्ड वन इज M3. M3 के अंदर अगेन M1 के सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विथ
बैंक। नेट टाइम डिपॉजिट्स मतलब कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स known as FD। देन इज M4। M4 में आएगा M3 के सारे कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग नेट टाइम डिपॉजिट्स प्लस टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक क्या होता है वो हमने अभी आपको समझा दिया। एक्सक्लूडिंग NSC। NSC का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। M4 के अंदर M3 के सारे कंपोनेंट्स आएंगे, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक आएगा, लेकिन हम इसके अंदर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को काउंट नहीं करेंगे। नाउ लेट्स रीड इट। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक मतलब कि जितना भी मनी सप्लाई पब्लिक के पास है उसके जितने भी करेंसीज है एंड कॉइन्स, दैट इज पेपर नोट्स एंड कॉइन्स दैट आर हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। पेपर नोट्स में कौन कौन से नोट्स आएंगे? 500, 200, 100, 50, 20, 10। वेर एज कॉइन्स आर 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee, 10 rupee and 20 rupee. It is also known as fiat money. Now fiat money इट इज ऑल्सो नोन एज फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है? बेसिकली फिएट ऑर्डर्स होते हैं। फिएट ऑर्डर्स मतलब कि वो ऑर्डर जो गवर्नमेंट ने पास किए है। अब फिएट मनी, मनी किसने पास किया है? गवर्नमेंट के थ्रू पास किया जाता है। अगर आप एक पेपर नोट, आप कोई भी रुपीज़ की नोट लेके देख लो, उसके पीछे लिखा हुआ होता है इशूड बाय गवर्नर ऑफ इंडिया, मतलब कि ये पैसा इज इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए हम इसको फिएट मनी भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज इशूड बाय द ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड द लास्ट वन इज इट इज ऑल्सो नोन एज लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी मतलब कि आप अगर ये पैसा लेके किसी को भी पेमेंट करने जाओगे तो वो मना नहीं कर सकता है। He has to accept it, he cannot deny it। अगर वो डिनाई करते हैं तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शंस ले सकते हैं। नाउ लीगल टेंडर मनी आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी और एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। नाउ व्हाट इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी एंड लिमिटेड लीगल टेंडर मनी? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी मतलब कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो, दैट इज कॉइन्स। कॉइन्स आर कंसिडर्ड एज लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। वाई? आपको अगर किसी को 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट करना है तो आप सीधी सी बात है उसको 10-10 या 20-20 रुपए के सिक्के से पेमेंट नहीं कर सकते। वो बंदा भी गिनते गिनते थक जाएगा और वो इधर मना कर सकता है और आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते, बिकॉज दिस आर लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, लेट से फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़, तो आप 1000 रुपीज़ तक कॉइन्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनीज में आ जाते हैं पेपर नोट्स। पेपर नोट्स में सारे के सारे नोट्स आ गए। अगर आप 500, 100, 20, 10 रुपीज़ के नोट्स लेके जाओगे तो आप कितना भी बड़ा अमाउंट क्यों ना हो वो आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो और कोई भी आपको मना नहीं कर सकता। इट इज ऑल्सो नोन एज लीगल टेंडर मनी, एज बाय लॉ इट इज लीगल टेंडर फॉर डूइंग दिस ट्रांजैक्शंस। डिमांड डिपॉजिट्स, it refers to deposits made by public with commercial banks. Demand deposits are the deposits which are withdrawable on the demand of public by issuing checks. It includes current account deposits and saving account deposits. ये चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। अगला है अदर डिपॉजिट्स विद RBI. It includes deposits held by RBI that are made by foreign institutes like International Monetary Fund, also known as IMF, and the government of other countries, etc. However, deposits of Indian government, अब RBI क्या है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
रिजर्व बैंक ऑफ, हमारा पैसा किसके पास स्टोर होता है? कमर्शियल बैंक के पास। वैसे ही गवर्नमेंट का पैसा किसके पास रहेगा? आरबीआई के पास। सो हाउएवर डिपॉजिट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट का जितना भी पैसा होगा वो सारा का सारा किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। एंड कमर्शियल बैंक्स विथ आरबीआई आर नॉट इंक्लूडेड। वाई? हमने अभी आपको समझाया कि मनी सप्लाई के अंदर गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा होगा या फिर फॉरेन सेक्टर के पास जितना भी पैसा होगा, दैट आर नॉट इंक्लूडेड। सो इंडियन गवर्नमेंट का जितना भी डिपॉजिट होगा वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। कमर्शियल बैंक का पैसा क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे? कमर्शियल बैंक्स का पैसा इसलिए इंक्लूड नहीं करते बिकॉज जैसे हम हमारा पैसा एक कमर्शियल बैंक या फिर कमर्शियल बैंक में रखते हैं, वैसे ही दो अलग अलग कमर्शियल बैंक के पैसे एक दूसरे के पास भी हो सकते हैं, तो वो इंटर बैंक डिपॉजिट्स को हम काउंट नहीं करते हैं। द लास्ट वन इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन मनी। M1 इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन मनी बिकॉज इसके अंदर एक तो आ जाता है करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक, जो मेजॉरिटीली ट्रांजैक्शन के लिए यूज की जाती है। द सेकेंड वन इज डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब कि आप अपनी डिमांड पे विड्रॉ कर सकते हो। मुझे 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है किसी को, मैंने चेक दिया, विड्रॉ किया कैश और पेमेंट कर दिया। थर्ड वन इज अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। सो दिस ऑल आर मेजरली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शन, इसीलिए M1 इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन मनी। नाउ M1, M2, M3, M4 क्या होता है वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। द लास्ट थिंग, हायर यू गो टू मेजर मनी सप्लाई लेस इज द लिक्विडिटी। मतलब कि M1, M2, M3 एंड M4 मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे लिक्विडिटी कम होती जाएगी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी? मीन्स मनी इन फॉर्म ऑफ कैश, मेरे हाथ में कितना पैसा है या फिर मैं कितना इजीली उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? M1 में, फिर उससे कम M2 में, उससे भी कम M3 में और सबसे कम होगा M4 में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज द लीस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, तो लीस्ट लिक्विड में क्या आएगा? M4। मोस्ट लिक्विड में क्या आएगा? M1। सी M1 is the most liquid form of money supply and M4 is the least liquid form of money supply. M1 and M2 are also known as narrow money supply. Why they are known as narrow money supply? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं जो हम एक मनी सप्लाई में से इंक्लूड करते हैं। Whereas M3 and M4 are also known as broad money supply because M3 एंड M4 के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ जाती है जो एक मनी सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड की जाती है। दैट्स वाई M1 एंड M2 आर नोन एज नैरो मनी सप्लाई, M3 एंड M4 आर नोन एज ब्रॉड मनी सप्लाई। यहाँ पे आपका मनी चैप्टर खत्म होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विथ स्टार्टिंग विथ बैंकिंग। टिल देन पैक अप। थैंक यू।